आज का जो हमारा फोकस है ना, वो काफी अलग होने वाला है। हाँ, मतलब ये कोई रेगुलर डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और एनर्जी से भरी हुई मैराथन वीडियो। बिल्कुल। और ये मैराथन है यूनिट 2 पर, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। यानी शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। सही कहा। और जो भी कैंडिडेट्स यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या बीएड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मतलब ये यूनिट बहुत ही क्रूशियल है। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सिर्फ रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये पूरी तरह से एनालिटिकल और कंसेप्चुअल है। मतलब इसमें शिक्षा को एक अलग डिब्बे में बंद करके नहीं देखना है। बिल्कुल नहीं। शिक्षा को एक पूरी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखना है। तो इस मैराथन में क्या क्या कवर होने वाला है, उसका एक क्विक और इंटरेक्टिव रोड मैप दे देते हैं। पहला पड़ाव होगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का अर्थ और उसकी प्रकृति। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। और दूसरा पड़ाव समाजशास्त्र और शिक्षा के बीच का जो गहरा अंतर संबंध है वो। एकदम फास्ट पेस में चलेंगे। फिर आएगा हमारा तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव, समाजीकरण के लिए शिक्षा यानी सोशलाइजेशन। इसमें एक इंसान को आकार देने में घर और स्कूल, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, समुदाय, मीडिया, राज्य, हाँ, संस्कृति और धर्म की क्या भूमिका है, ये सब देखेंगे। फिर सीधे चलेंगे चौथे पड़ाव पर, जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व शांति के लिए शिक्षा। ग्लोबल पीस। फिर पांचवा पड़ाव होगा सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, उसका अर्थ और प्रकृति क्या है। और छठा पड़ाव काफी चैलेंजिंग है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की राह में जो रुकावटें आती हैं। हाँ, जैसे कि जाति हो गई, जातीयता, एथनिसिटी जिसे कहते हैं, वर्ग, भाषा, धर्म और क्षेत्रवाद, ये सब डिस्कस होगा। और फिर हमारा अंतिम पड़ाव, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पर खास फोकस रहेगा। साथ ही हमारे दिव्यांग शिक्षार्थी और ग्रामीण आबादी पर भी। तो मतलब एजेंडा एकदम पैक्ड है। बिल्कुल। और इस मैराथन का अंतिम लक्ष्य यही है कि सबको एकदम क्लियर हो जाए कि शिक्षा किस तरह से समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। तो सुनने वाले सभी लोग अपना पूरा फोकस बनाए रखें। एक समाजशास्त्री की तरह सोचना है। हाँ, और अपने नोट्स बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि सफर का पूरा नक्शा अब सामने है। तो बिना किसी देरी के अब सीधे विषय में गोता लगाने का समय आ गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैराथन वीडियो को। इस नई गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो कुछ ऐसा है जो हमारे समाज की बिल्कुल बुनियादी नींव से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार की, यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। हाँ, और ये टॉपिक जितना थ्योरेटिकल लगता है, रियल लाइफ में उतना ही प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और आज हमने जिन डिटेल्ड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और मटेरियल्स को अपना आधार बनाया है, वो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा की जो परीक्षाएं होती हैं, जिसे हम हायर एजुकेशन एग्जाम्स कहते हैं। सही कहा, जैसे कि यूजीसी नेट का एजुकेशन पेपर हो गया, जेआरएफ हो गया, या यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कॉम्प्लेक्स परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए इन स्लाइड्स को तैयार किया गया है। लेकिन देखिए, इस चर्चा का जो मकसद है ना, वो किसी सिलेबस को बैठकर रटना नहीं है। हाँ, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा यहाँ। एग्जैक्टली। हमारा मुख्य मिशन शिक्षा और समाज के बीच के उस जटिल, गहरे और अक्सर जो अदृश्य संबंध होता है, उसको डिकोड करना है। ये समझना है कि कैसे समाज ये तय करता है कि एक क्लासरूम में एक बेंच पर बैठकर क्या पढ़ाया जाएगा, और फिर कैसे वही शिक्षा पलटकर पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख देती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये विषय सच में बहुत प्रासंगिक है। अक्सर जब शिक्षा का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? बस एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ किताबें और परीक्षाएं। हाँ, मतलब एक चार दीवारी के अंदर की दुनिया। वही तो। लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी क्लासरूम अपने आप में कोई अलग दुनिया नहीं है। वो दरअसल उसी समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक माइक्रोकॉस्म है जिसके भीतर वो स्कूल मौजूद है। आज के जो हमारे स्रोत हैं, वो हमें इसी वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। एकदम जमीनी हकीकत हो जाती है कि शिक्षा कभी भी समाज से कटकर या अलग थलग होकर काम कर ही नहीं सकती। ये पूरी तरह से समाज के ताने बाने, उसकी राजनीति और उसकी अर्थव्यवस्था के साथ गुंथी हुई है। लेकिन एक मिनट, अगर हम एकेडमिक दुनिया के नजरिए से देखें तो मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अक्सर लोग शिक्षा के दार्शनिक आधार
मेरा मतलब है फिलॉसफी, और समाजशास्त्रीय आधार यानी सोशियोलॉजी को एक ही चश्मे से देखने लगते हैं, तो क्या ये दोनों वाकई एक दूसरे से इतने अलग हैं? क्योंकि सुनने में तो दोनों ही शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं ना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और असल में यहाँ से एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव या जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं वो शुरू होता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब हम दार्शनिक आधार या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र हमेशा आदर्शों, मूल्यों और एक यूटोपिया पर टिका होता है। यूटोपिया मतलब एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल पूछता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यहाँ बात नैतिकता की होती है, आदर्शवाद की होती है और भविष्य के एक ऐसे समाज की कल्पना की होती है जो पूरी तरह से उत्तम हो। What ought to be, समझ रहे हैं? मतलब दर्शन शास्त्र एक सपने देखने वाले इंसान की तरह है जो एक आदर्श दुनिया की सिर्फ कल्पना कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम समाज शास्त्रीय आधार यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पर आते हैं तो हम उस कल्पना के आसमान से उतरकर ठोस और कभी-कभी कड़वी जमीन पर आ जाते हैं। समाजशास्त्र इस बात की परवाह नहीं करता कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। वो रियलिटी चेक देता है। हाँ, ये वास्तविकता पर टिका है। ये पूछता है कि शिक्षा वास्तव में कैसे काम कर रही है। ये देखता है कि समाज में जो असमानताएं हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं या जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, वो सब हमारी शिक्षा व्यवस्था को असल में कैसे प्रभावित कर रहा है। इसका फोकस व्हाट इज पर होता है। तो इस सब को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारी आज की इस चर्चा की मुख्य अवधारणा यही है कि शिक्षा कभी भी एक शून्यता या वैक्यूम में काम नहीं करती। एकदम नहीं। कोई भी स्कूल समाज की सच्चाई से अलग किसी सुरक्षित बुलबुले के अंदर नहीं पनप सकता। समाज की जो भी सच्चाई है वो क्लासरूम के दरवाजे से अंदर आ ही जाती है। एकदम सही कहा। कोई भी स्कूल या विश्वविद्यालय उसी समाज की उपज होता है जहां वो स्थित है, और इसी जमीनी वास्तविकता को एकदम ठीक से समझने के लिए शिक्षाविदों ने इसके अध्ययन को अलग-अलग शाखाओं में बांटा है। ये वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि शिक्षा और समाज के इस जटिल रिश्ते को एक वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक तरीके से समझा जा सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई है जिसे मैं परीक्षा का जाल या द एग्जाम ट्रैप कहना चाहूंगा। ओह हाँ, ये टॉपिक तो एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। वही ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां बड़े बड़े जानकार और शोधकर्ता भी अक्सर मात खा जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। पहला है शैक्षिक समाजशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहते हैं, और दूसरा है शिक्षा का समाजशास्त्र, जिसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। जी। ईमानदारी से कहूं तो पहली नजर में ये दोनों सिर्फ शब्दों की हेराफेरी लगते हैं। क्या इनमें सच में कोई जमीनी अंतर है या बस एकेडमिक भाषा का खेल है? नहीं नहीं, ये कोई साधारण शब्दों का खेल नहीं है। ये वो बिंदु है जहां एकेडमिक दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs उठाकर देख लीजिए, एग्जामिनर बार बार यहीं पर फंसाता है। अच्छा। हाँ, इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस और व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस के फर्क को पकड़ना होगा। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इनमें से एक एनालिस्ट है और दूसरा सॉल्वर। एनालिस्ट और सॉल्वर, ये एनालॉजी काफी दिलचस्प लग रही है। इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, मान लीजिए कि क्रिकेट का एक मैच चल रहा है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, वो उस मैच के कमेंटेटर या एनालिस्ट की तरह है, जो दूर बैठकर सिर्फ देख रहा है। बिल्कुल। ये एक विशुद्ध विज्ञान है। इसके जनक फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम को माना जाता है। डर्कहाइम का एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है कि शिक्षा एक सामाजिक वस्तु है। एजुकेशन इज अ सोशल थिंग। इस शाखा का काम समस्याओं को सुलझाना नहीं है। तो इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ दूर बैठकर एक वैज्ञानिक की तरह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर ये अध्ययन करना है कि समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। ये सिर्फ ये बताता है कि क्या है, यानी व्हाट इज। अच्छा, तो अगर एनालिस्ट सिर्फ ये बताता है कि समस्या क्या है, तो समस्या को सुलझाने का काम किसका है? क्या वही शैक्षिक समाजशास्त्र या जो आपने सॉल्वर कहा उसका काम है? एकदम ठीक।
शैक्षिक समाजशास्त्र यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी उस कोच या सॉल्वर की तरह है जो मैदान में उतरकर रणनीति बदलता है। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, अप्लाइड साइंस। और यहाँ एक फैक्ट याद रखना जरूरी है, इसके जनक अमेरिका के जॉर्ज पेन हैं, जिनकी 1928 में आई किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। जॉर्ज पेन, ठीक है। इनका लक्ष्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करना है। जैसे अगर स्कूलों में अनुशासन की कमी है या पाठ्यक्रम में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये शाखा समाजशास्त्र के नियमों का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को ठीक करती है। ये इस बात पर केंद्रित है कि क्या होना चाहिए, यानी व्हाट ऑट टू बी। ये नॉर्मेटिव इन नेचर है। इसे पूरी तरह से विजुलाइज करने के लिए हमारे मटेरियल्स में एक बहुत ही शानदार रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है, जिसे ड्रॉप आउट परिदृश्य कहा गया है। मुझे लगता है ये उदाहरण एकदम ठीक बैठता है। हाँ, वो गांव वाला एग्जाम्पल। हाँ, मान लीजिए एक ग्रामीण इलाका है जहां अचानक से बहुत सारे बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं। ड्रॉप आउट रेट आसमान छूने लगता है। अब जो एनालिस्ट है यानी शिक्षा का समाजशास्त्र, वो क्या करेगा? वो गांव में जाएगा, डेटा इकट्ठा करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फसल कटाई का मौसम आ गया है और बच्चे खेतों में काम करने जा रहे हैं। एनालिस्ट अपना काम करके चला जाएगा, उसने सिर्फ बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही पकड़ा। और वहीं पर सॉल्वर यानी शैक्षिक समाजशास्त्र की एंट्री होगी। सॉल्वर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा और कहेगा कि ठीक है, अगर बच्चे सुबह खेतों में काम कर रहे हैं तो हम स्कूल का समय सुबह से हटाकर शाम को कर देते हैं। उसने सोशियोलॉजी की जानकारी का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल लिया। ये हुई ना बात। यही कारण है कि ये फर्क समझना इतना जरूरी है। और इसी भ्रम के कारण एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स पेन और दुर्खाइम के विचारों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने की गलती कर बैठते हैं। ये उदाहरण सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। अब जब हम शिक्षा और समाज के इस रिश्ते को इतनी गहराई से देख ही रहे हैं, तो मुझे एक बात थोड़ी परेशान कर रही है। ये मुझे वो मुर्गी और अंडे वाले सवाल जैसा लग रहा है। वो कैसे? आखिर शुरुआत कहाँ से होती है? क्या एक समाज पहले से तय करता है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, या फिर एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था एक नए समाज का निर्माण करती है? ये समाजशास्त्र के सबसे क्लासिक सवालों में से एक है और हमारे स्रोत इसका बहुत ही स्पष्ट और तार्किक उत्तर देते हैं। इसका उत्तर ये है कि ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है, ये एक चक्रीय संबंध है जिसे हम साइक्लिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूम रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, शिक्षा समाज की उपज भी है और साथ ही साथ समाज की निर्माता भी है। मुझे इस चक्कर के पहले हिस्से पर थोड़ी शंका है। क्या वाकई समाज का शिक्षा पर इतना सीधा और गहरा दखल होता है? क्या शिक्षा के अपने खुद के कोई स्वतंत्र लक्ष्य नहीं होते? इसे समझने के लिए हमें शिक्षा के उद्देश्यों को देखना होगा। स्रोतों में एक बहुत ही गहरी पंक्ति लिखी है जिसे सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। पंक्ति है, शैक्षिक उद्देश्य वास्तव में कक्षा में लागू किए गए सामाजिक लक्ष्य होते हैं। सामाजिक लक्ष्य क्लासरूम में लागू होते हैं। बिल्कुल। इसे ऐतिहासिक उदाहरणों से समझना सबसे आसान है। अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज की बात करें, जैसे कि अपना भारत, तो यहाँ समाज का मुख्य लक्ष्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए हमारी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो सवाल पूछ सकें, बहस कर सकें और जो क्रिटिकल थिंकर्स हों। लेकिन अगर समाज का ढांचा ही बदल जाए, मान लीजिए कल को एक तानाशाही आ जाए, तो क्या क्लास का माहौल भी तुरंत बदल जाएगा? 100% बदल जाएगा। स्रोतों में नाजी जर्मनी का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वहां समाज का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि राज्य के प्रति अंधभक्ति और आज्ञा पालन था। तो वहां के स्कूलों का उद्देश्य क्या हो गया? ऐसे वफादार अनुयायी तैयार करना जो बिना कोई सवाल किए आदेशों का पालन करें, जिसे हम ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं। वही, वहां की शिक्षा में बहस या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं गई थी। वहां शारीरिक बल और राज्य के प्रति वफादारी को पाठ्यक्रम का सबसे मुख्य हिस्सा बना दिया गया। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है कि कैसे एक पॉलिटिकल और सोशल नजरिया सीधे बच्चों की किताबों और उनके दिमाग तक पहुंच जाता है। यहीं पर स्रोतों में दिया गया एकेसी ऑटोवे का वो कथन बिल्कुल सटीक बैठता है, जहां उन्होंने कहा है कि उद्देश्य और तरीके उस समाज की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जिसमें ये शिक्षा हो रही है। बिल्कुल। और ये प्रभाव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह जाता, ये पढ़ाने के तरीकों में यानी टीचिंग मेथड्स में भी दिखता है।
आप खुद सोचिए, एक पुराने कृषि प्रधान समाज में स्कूलों का पूरा फोकस शारीरिक कौशल, खेती के तरीके और मौसम की जानकारी देने पर होता था। हाँ, क्योंकि वही उनकी सर्वाइवल की जरूरत थी। सही कहा। लेकिन आज के आधुनिक तकनीकी समाज को देखिए। आज समाज को कोडर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसलिए आज के पाठ्यक्रम में स्टेम शिक्षा और कोडिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और शायद इसीलिए पहले के जमाने में जहां क्लास में सिर्फ शिक्षक बोलता था और बच्चे चुपचाप सुनते थे, जिसे लेक्चर एंड ओबीडियंस मॉडल कहा जा सकता है, वहीं आज के प्रगतिशील समाज में टीम वर्क, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और ग्रुप डिस्कशन पर जोर दिया जा रहा है। एकदम सही एनालिसिस। इसी चक्रीय संबंध को और गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण का जिक्र किया गया है। स्रोत कहते हैं, यदि समाज वास्तुकार है यानी आर्किटेक्ट, तो शिक्षा वो उपकरण है जिसका उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। टूल और आर्किटेक्ट का रिश्ता। हाँ, और इस निर्माण प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के 5 प्रमुख कार्यों को परिभाषित किया है। ये 5 कार्य वास्तव में इस पूरे चर्चा की रीढ़ हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कार्य जो मटेरियल में बताया गया है वो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। समाजीकरण शायद शिक्षा का सबसे बुनियादी कार्य है। देखिए, जब कोई इंसान जन्म लेता है तो वो केवल एक बायोलॉजिकल एनिमल होता है, एक जैविक प्राणी। उसे भाषा, संस्कृति, क्या सही है क्या गलत, या समाज में रहने के तौर तरीकों का कुछ नहीं पता होता। एक ब्लैंक स्लेट की तरह। हाँ, शिक्षा ही वो प्रक्रिया है जो इस जैविक प्राणी को एक सामाजिक इंसान में ढालती है। दुर्खाइम के शब्दों में कहें तो शिक्षा युवा पीढ़ी का पद्धतिगत समाजीकरण है, यानी मेथोडोलॉजिकल सोशलाइजेशन। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कच्चे माल को समाज में फिट होने लायक एक समझदार प्रोडक्ट बना देती है। ठीक है, अब जो दूसरा कार्य स्रोतों में है वो है सामाजिक संरक्षण, जिसे सोशल कंजर्वेशन कहा गया है। इसे एक मेमोरी बैंक की तरह दर्शाया गया है। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आता है कि क्या शिक्षा का काम सिर्फ पुरानी बातों को रटना और सुरक्षित रखना ही है? आपका सवाल लाजिमी है। अगर हम सिर्फ पुरानी बातें बचाकर रखेंगे तो हम कभी आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, सामाजिक संरक्षण का मतलब सिर्फ रटना नहीं है। इसका असली मतलब है किसी समाज की पहचान को जिंदा रखना। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का संघर्ष, ये सब वो विरासत है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़ कर रखती है। एक शेयर्ड हिस्ट्री। बिल्कुल। शिक्षा वो तिजोरी है जो इस विरासत को सुरक्षित रखकर अगली पीढ़ी को सौंपती है। इसके बिना कोई भी समाज अपनी जड़ें ही खो देगा। समझ गया। लेकिन जो तीसरा कार्य है वो मुझे थोड़ा डराने वाला लगता है। स्रोतों ने इसे सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल कहा है। जब हम नियंत्रण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधा पुलिस, अदालतें और कड़े कानून आते हैं। शिक्षा कैसे लोगों को नियंत्रित करती है? क्या ये एक तरह का ब्रेन वॉशिंग नहीं है? ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे समझना जरूरी है। समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो पुलिस या अदालतें औपचारिक यानी फॉर्मल कंट्रोल होती हैं, लेकिन शिक्षा एक अनौपचारिक नियंत्रण तंत्र है, इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म। वो कैसे काम करता है? आप खुद सोचिए, जब आप स्कूल में थे और कोई शिक्षक या प्रिंसिपल क्लास में आता था तो आप अपने आप अपनी जगह पर खड़े क्यों हो जाते थे? किसी ने आप पर बंदूक तो नहीं तानी थी ना? हाँ, वो तो बस एक आदत बन गई थी। एक तरह का आदर था जो अंदर से आता था बिना सोचे। से ही हमारे अंदर ऐसे नैतिक मूल्य, अनुशासन और नागरिक कर्तव्य डाल देती है कि हम खुद ब खुद सही आचरण करने लगते हैं। जब समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा के जरिए सही और गलत का फर्क समझ जाते हैं तो समाज में डंडे के जोर की या कड़े कानूनों की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज का निर्माण है। यह दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। अगर शिक्षा सिर्फ समाज को नियंत्रित करेगी और पुरानी परंपराओं को ही बचाकर रखेगी तो हम तो रूढ़िवादी बनकर रह जाएंगे। फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा? और यहीं पर चौथा कार्य सामने आता है जिसे सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज कहा गया है। स्रोतों में इसे एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, द एजुकेशनल पैराडॉक्स। ये शिक्षा का विरोधाभास। और परीक्षा के नजरिए से यह असर्शन रीजन वाले सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विरोधाभास क्या है दरअसल?
ये विरोधाभास ही शिक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक तरफ शिक्षा पुरानी परंपराओं का संरक्षण करती है, जो एक रूढ़िवादी या कॉन्जर्वेटिव शक्ति है, और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा ही भविष्य का आधुनिकीकरण भी करती है, जो एक प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव शक्ति है। मतलब पुराने को बचाना भी और नए को अपनाना भी। सही। विज्ञान, तर्क और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से शिक्षा समाज में मौजूद अंधविश्वासों पर सवाल उठाती है। भारत के संदर्भ में तो ये बात बहुत गहराई से लागू होती है। चाहे सती प्रथा हो, छुआछूत हो या बाल विवाह जैसी कुरीतियां हो, समाज ने शिक्षा और तर्क की रोशनी में ही तो इन बुराइयों को पहचाना और उन्हें उखाड़ फेंका। बिल्कुल। यहीं पर स्रोतों में दिया गया F.J. ब्राउन का वो विचार याद आता है कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जो समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। एकदम सटीक बात है। और ये परिवर्तन सिर्फ पूरे समाज के स्तर पर नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति के स्तर पर भी होता है। और शायद यही शिक्षा का पांचवा और अंतिम प्रमुख कार्य है, जिसे सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी कहा गया है। हाँ, सोशल मोबिलिटी ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। गतिशीलता से यहाँ मतलब है वर्टिकल मोबिलिटी, यानी समाज की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में भारी असमानता है। कुछ लोग बहुत अमीर घरों में पैदा होते हैं और कुछ अत्यधिक गरीबी में। लेकिन शिक्षा वो प्राथमिक साधन है, वो सीढ़ी है जो इस जन्म की असमानता को काफी हद तक काट सकती है। एक इंसान जो बहुत गरीब परिवार में जन्मा है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके, नए कौशल सीखकर एक बेहतरीन जगह तक पहुंच सकता है। एकदम ठीक कहा आपने। शिक्षा इंसान को उसके जन्म की परिस्थितियों की कैद से आजाद होने का मौका देती है। ये समाज के वर्गों के बीच की उन दीवारों को तोड़ने का काम करती है जो सदियों से खड़ी हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। अब अगर हम इन सभी बातों को एक साथ समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शिक्षा और समाज के इस रिश्ते को समझे बिना कोई भी इंसान शिक्षा व्यवस्था की असली ताकत को नहीं समझ सकता। हमने देखा कि कैसे एकेडमिक दुनिया में लोग अक्सर एनालिस्ट और सॉल्वर के बीच भ्रमित हो जाते हैं, मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसे एग्जाम ट्रैप कहा गया था। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे राजनीतिक सत्ताएं क्लासरूम का माहौल तय करती हैं, जैसे नाजी जर्मनी का उदाहरण था। और फिर हमने शिक्षा के उन 5 कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जो समाज को जिंदा भी रखते हैं और उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समअप करना हो, तो यहाँ जॉन ड्यूई का वो मशहूर कथन सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि स्कूल समाज का एक लघु रूप है। स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। आप समाज की जो भी अच्छाइयां या बुराइयां देखना चाहते हैं, आपको बस एक स्कूल के भीतर झांक कर देखना है। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि शिक्षा और समाज पूरी तरह से अविभाज्य हैं, इनसेपरेबल हैं। आप किसी भी देश के पाठ्यक्रम को, वहां के अनुशासन के नियमों को या वहां पढ़ाने के तरीकों को तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक आप उस समाज की गहरी नब्ज को नहीं पहचानते। समाज वो जमीन है जिस पर शिक्षा का पेड़ उगता है, और वो पेड़ जो फल देता है, उसी से आने वाली पीढ़ियों का यानी भविष्य के समाज का पोषण होता है। यही वो चक्रीय संबंध है जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, चाहे वो विद्यार्थी हो या प्रोफेसर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारक तेजक चर्चा रही। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक नया और थोड़ा चुभने वाला विचार सामने रखना चाहता हूँ। बोलिए। अभी हमने बात की कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता की एक सीढ़ी है जो किसी को भी गरीबी से निकालकर ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि समाज ही ये तय करता है कि उस सीढ़ी का पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी वो सीढ़ी कैसे बनेगी। हाँ, आर्किटेक्ट वही है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई समाज जानबूझकर अपनी शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन करता है कि वो कुछ खास वर्गों, समुदायों या गरीब लोगों को उस सीढ़ी पर चढ़ने से ही रोक दे। ये एक बहुत ही गहरा और खतरनाक परिदृश्य है। जब समाज रूपी वास्तुकार खुद ही पक्षपाती हो जाए और जानबूझकर कमजोर सीढ़ियां बनाए, तो क्या एक उपतंत्र यानी सब सिस्टम के रूप में शिक्षा में इतनी ताकत है कि वो अपने ही वास्तुकार की बनाई इन अदृश्य दीवारों को तोड़ सके? हम इसी वैचारिक और गहरे प्रश्न के साथ आज की बात यहीं रोक रहे हैं। इन सवालों पर खुद विचार करें।
अपने आसपास की शिक्षा व्यवस्था को इस नए नजरिए से परखें और अपनी सीखने की इस यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए आज इस विषय की परतें खोलते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नवजात शिशु बिल्कुल एक कोरी स्लेट है, या किसी ऐसे नए कंप्यूटर की तरह है जिसे अभी अभी डब्बे से निकाला गया हो। बिल्कुल, उस हार्डवेयर में कोई डेटा नहीं होता। हाँ, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ऐसे में वो पूरी प्रक्रिया जो इस खाली कंप्यूटर में समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करती है, उसे ही हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र यही है, शिक्षा और समाजीकरण। और ये विषय विशेष रूप से उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा की परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हैं। एकदम सही। लेकिन अकादमिक दुनिया से परे भी ये समझना अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है कि कैसे एक जैविक शिशु जो केवल रोना और सोना जानता है, जीवन भर चलने वाले एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। इस पूरी यात्रा में घर, स्कूल और मीडिया जैसी ताकतों का क्या रोल होता है, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम बोलचाल में समाजीकरण को अक्सर सिर्फ शिष्टाचार या गुड मैनर्स तक सीमित कर दिया जाता है। मतलब अगर बच्चे ने बड़ों को नमस्ते करना सीख लिया तो लोग सोचते हैं कि समाजीकरण हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। लेकिन समाजशास्त्र की गहराई में उतरें तो यह प्रक्रिया इससे कहीं अधिक विशाल है। यह केवल शिष्टाचार का आवरण नहीं है। यह मुख्य रूप से यह तय करता है कि कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार कैसे करेगा, किन जीवन मूल्यों पर गहराई से विश्वास करेगा और दुनिया के साथ संवाद कैसे स्थापित करेगा। जन्म के समय एक इंसान केवल एक जैविक इकाई होता है। सही कहा। फिर धीरे धीरे समाज के नियम, मान्यताएं और मूल्य उसके अवचेतन मन में इतनी गहराई से बिठाए जाते हैं कि उसे लगता है जैसे ये विचार उसके अपने हैं। और यह कोई एक दिन या एक साल का काम नहीं है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारे ज्यादातर विचार शायद हमारे अपने हैं ही नहीं, बल्कि वे इसी सॉफ्टवेयर अपडेट का हिस्सा है। और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए समाज ने अलग अलग एजेंसियां बना रखी हैं। अगर हम इन एजेंसियों के वर्गीकरण को देखें तो जो अध्ययन सामग्री हमारे पास है वो इन्हें दो बहुत ही स्पष्ट पैमानों पर मापती है। पहला पैमाना है औपचारिक बनाम अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसियां। तो ये विभाजन बताता है कि इंसान के सीखने के माहौल कितने अलग हो सकते हैं। हाँ, ये अंतर समझना बहुत बुनियादी है। जब हम औपचारिक एजेंसियों की बात करते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय, तो ये संस्थाएं विशुद्ध रूप से शिक्षा और समाजीकरण के लिए ही डिजाइन की गई हैं। इनका एक बहुत ही स्पष्ट और घोषित उद्देश्य होता है। एकदम, यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से संरचित होती है। सख्त नियम होते हैं, एक तय समय सारणी होती है और सबसे बड़ी बात, एक स्पष्ट पदानुक्रम या हायरार्की होती है। एक प्रिंसिपल होगा, फिर शिक्षक होंगे और फिर छात्र। और इसके ठीक विपरीत जो अनौपचारिक एजेंसियां हैं, जैसे कि परिवार, आस पड़ोस या बच्चों के खेलने का मैदान, वे शिक्षा देने के इरादे से नहीं बनाए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ कोई सिलेबस या घंटी नहीं होती। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान जीवन के सबसे गहरे सबक इन्हीं जगहों पर सीखता है। यहाँ सीखना बहुत ही स्वाभाविक, सहज और आकस्मिक तरीके से होता है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। कई बार वो ज्ञान जो बिना किसी सिलेबस के खेल के मैदान में मिलता है, वो कक्षा की पढ़ाई से ज्यादा टिकाऊ होता है। वर्गीकरण का जो दूसरा पैमाना है वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और भी प्रासंगिक है। सक्रिय बनाम निष्क्रिय एजेंसियां, यानी एक्टिव और पैसिव। अगर इसे डिकोड किया जाए तो ये पूरा मामला इस बात पर टिका है कि सीखने वाले और सिखाने वाली एजेंसी के बीच संवाद का तरीका क्या है। सक्रिय या एक्टिव एजेंसी का सीधा सा अर्थ है द्विपक्षीय अंतःक्रिया या टू वे इंटरैक्शन। परिवार और स्कूल इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। जहां एक बच्चा केवल मूक दर्शक बनकर जानकारी ग्रहण नहीं कर रहा है, वो सवाल पूछ सकता है, किसी नियम पर बहस कर सकता है, हाँ, और अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। परिवार अगर बच्चे की आदतें गढ़ता है तो बच्चा भी अपनी जिद या अपने स्वभाव से परिवार के माहौल को बदल देता है। ये एक लेन देन है। वहीं दूसरी ओर निष्क्रिय या पैसिव एजेंसी में संवाद केवल एक तरफा होता है, यानी वन वे इंटरैक्शन। टेलीविजन, फिल्में या आज का सोशल मीडिया इसके सशक्त उदाहरण हैं।
मतलब कोई व्यक्ति स्क्रीन से अनगिनत विचार, व्यवहार के तरीके और फैशन तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो स्क्रीन के पार बैठे लोगों को तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जो उम्मीदवार परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें इस अंतर को बहुत बारीकी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर इसी बिंदु पर उलझाया जाता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। परीक्षाओं में अक्सर ये जांचा जाता है कि अवधारणाओं की स्पष्टता कितनी गहरी है। तो चलिए अब इन एजेंसियों के प्रकारों को समझने के बाद उस जगह चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। समाजीकरण की सबसे प्राथमिक नींव परिवार और उसके बाद स्कूल। जी, साहित्य में परिवार को बच्चे का प्रथम स्कूल और माँ को प्रथम शिक्षिका का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और सामाजिक आधार है। समाजशास्त्र की तकनीकी भाषा में इसी चरण को प्राथमिक समाजीकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। परिवार एक सक्रिय और अनौपचारिक एजेंसी है। इंसान के जीवन की सबसे मजबूत और सबसे अहम नींव यहीं रखी जाती है। उदाहरण के लिए मातृभाषा को ही ले लीजिए। भाषा के बिना समाज की कल्पना असंभव है और ये भाषा परिवार से ही आती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक इंसान का बुनियादी व्यक्तित्व और उसकी भावनात्मक सुरक्षा की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकती है। अगर शुरुआती सालों में घर का माहौल सुरक्षित और प्रेमपूर्ण है, तो वो व्यक्ति दुनिया का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेगा। ईमानदारी, सम्मान, साफ सफाई की आदतें, ये बुनियादी मूल्य किसी किताब को पढ़कर नहीं आते। ये माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखकर अवशोषित किए जाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब ये बच्चा अपने घर के सुरक्षित बुलबुले से बाहर निकलता है और स्कूल नाम की एक नई दुनिया में कदम रखता है। यहाँ ये विचार बहुत आकर्षक लगता है कि स्कूल वास्तव में परिवार और उस विशाल बाहरी समाज के बीच एक सेतु या ब्रिज का काम करता है। घर के नियम दुनिया पर लागू नहीं होते, इसलिए स्कूल उस बदलाव की तैयारी करवाता है। यही कारण है कि स्कूल को द्वितीयक समाजीकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन का केंद्र माना जाता है। यह एक औपचारिक और सक्रिय एजेंसी है। घर में एक बच्चे को उसकी अनोखी पहचान के लिए सराहा जाता है, लेकिन स्कूल में प्रवेश करते ही वो कई छात्रों में से एक बन जाता है। उसे समानता के नियम सीखने पड़ते हैं। यहाँ केवल साक्षरता या गणित का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ समाज के उन व्यापक नियमों का परिचय कराया जा रहा है जो आगे चलकर नागरिक जीवन में काम आएंगे। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम। अरे हाँ, ये विचार मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सोचने पर मजबूर करता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि स्कूल में वही सीखा जाता है जो किताबों में छपा है या जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, लेकिन ये हिडन करिकुलम एक बिल्कुल अलग ही समानांतर दुनिया है। अगर उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम एक बहुत ही लोकप्रिय कीवर्ड है। हिडन करिकुलम उन नियमों, मूल्यों और व्यवहारों का समूह है जो किसी भी स्कूल के आधिकारिक सिलेबस में कहीं दर्ज नहीं होते, लेकिन छात्र उन्हें स्कूल के पूरे इकोसिस्टम से स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। कोई भी स्कूल ये नहीं पढ़ाता कि कतार में कैसे खड़े हों। बिल्कुल नहीं पढ़ाता, लेकिन एक छात्र रोज प्रार्थना सभा में, कैंटीन में या बस में चढ़ते समय यह सीख जाता है कि अपनी बारी का इंतजार करना और व्यवस्था बनाए रखना सामाजिक जीवन के लिए कितना जरूरी है। समय की पाबंदी या पंक्चुअलिटी इसका एक और बड़ा उदाहरण है। घंटी बजते ही कक्षा में पहुंचना ये सिखाता है कि भविष्य में किसी ऑफिस या फैक्ट्री में समय सीमा का पालन कैसे करना है। सही कहा, ये बिना बोले सिखाए जाने वाले वो नियम हैं जो छात्रों को भविष्य के कॉर्पोरेट या सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है, यानी स्कूल जाने अनजाने में समाज की व्यवस्था को बनाए रखने वाले पुर्जे तैयार कर रहा है। स्कूल रूपी इस सेतु को पार करने के बाद इंसान समाज के एक बहुत बड़े और जटिल दायरे में प्रवेश करता है। इस दायरे में समुदाय, राज्य और मीडिया जैसी ताकतें काम करती हैं। अगर समुदाय की बात करें तो घर और स्कूल के बाद ये असली दुनिया का पहला स्वाद होता है। समुदाय को हम एक द्वितीयक, अनौपचारिक और सक्रिय एजेंसी कह सकते हैं। परिवार ने नींव रखी, स्कूल ने सेतु बनाया, लेकिन समुदाय वो विशाल मैदान है जहां इंसान को अपनी बाकी की जिंदगी का खेल खेलना है। यहीं से नागरिक बोध या सिविक सेंस का असली विकास होता है। एक व्यक्ति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों और स्थानीय परंपराओं का एहसास समुदाय में रहकर ही होता है।
समुदाय के काम करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। ये पुरस्कार और दंड की प्रणाली या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सिद्धांत पर चलता है। अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर उचित व्यवहार करता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, तो समुदाय उसकी प्रशंसा करता है, सम्मान देता है। ये पुरस्कार है। लेकिन अगर कोई सामाजिक नियमों को तोड़ता है तो वही समुदाय उसे अलग थलग कर सकता है, उसका बहिष्कार कर सकता है। ये दंड है। ये बिना किसी पुलिस या अदालत के चलने वाली एक बहुत ही प्रभावी न्याय व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था को जब एक बहुत ही बड़े औपचारिक और कानूनी स्तर पर लागू किया जाता है, तो वहां राज्य या सरकार की भूमिका शुरू होती है। राज्य एक द्वितीय, औपचारिक और सक्रिय एजेंसी है। समुदाय के नियम और लिखित और स्थानीय होते हैं, लेकिन राज्य पूरे देश के लिए कानूनों, संविधान और राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से समाजीकरण करता है। राज्य का मुख्य लक्ष्य होता है एक जिम्मेदार, उत्पादक और कानून का पालन करने वाला नागरिक तैयार करना। ये देखना बहुत रोचक है कि राज्य केवल नियम ही नहीं बनाता, बल्कि वो हमारी सोच को आकार देने के लिए शिक्षा का बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करता है। बिल्कुल, राज्य अपने नियंत्रण वाले शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेष मूल्यों का संचार करता है, जैसे देशभक्ति, लोकतंत्र में आस्था और मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जैसी नीतियों को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। राज्य ये तय करता है कि आने वाली पीढ़ी इतिहास को किस नजरिए से पढ़ेगी, किन राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करेगी और भविष्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखेगी। ये समाजीकरण का एक बेहद संस्थागत और शक्तिशाली रूप है, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। राज्य अपनी जगह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन 21वीं सदी में एक और ताकत है जो शायद राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर सबसे तेजी से हमारे दिमाग में अपनी जगह बना रही है, और वो है मीडिया। इसे वैश्विक समाजीकरण या ग्लोबल सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा साधन माना जा सकता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, हमारी आदतें अब एक जैसी होती जा रही हैं। मीडिया की ताकत को समझना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये एक द्वितीयक, अनौपचारिक और निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय होने के बावजूद इसका प्रभाव सबसे अधिक आक्रामक है। ये हमारे राजनीतिक विचार करता है, हमारे फैशन के रुझान तय करता है और सबसे बढ़कर हमारी उपभोक्ता आदतों का निर्माण करता है। हम क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे और यहाँ तक कि हम सफलता को किस रूप में देखेंगे, ये सब आज मीडिया द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मीडिया के इस प्रभाव को समझने के लिए साहित्य में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का जिक्र है। ऐसे में एल्बर्ट बंडूरा का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थियोरी ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। जो लोग परीक्षाओं की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए बंडूरा का सिद्धांत एक मील का पत्थर है। बंडूरा ने यह साबित किया कि इंसान केवल सुनकर या पढ़कर नहीं सीखता, वो नकल या इमिटेशन करके सीखता है। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया था, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उन्होंने कुछ बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें कुछ वयस्क एक हवा भरी हुई गुड़िया, जिसे बोबो डॉल कहते हैं, उसके साथ आक्रामक व्यवहार कर रहे थे, उसे पीट रहे थे। और बाद में जब उन बच्चों को उस गुड़िया के साथ कमरे में छोड़ा गया, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसी ही आक्रामकता दिखाई। ये प्रयोग वास्तव में आंखें खोलने वाला है। ये सीधे तौर पर बताता है कि अगर मीडिया या फिल्मों में हिंसा और आक्रामकता को महिमा मंडित किया जाएगा, तो समाज, विशेषकर बच्चे, उसे सामान्य व्यवहार मानकर अपना लेंगे। यही नहीं, बंडूरा का सिद्धांत ये भी समझाता है कि समाज में जेंडर रोल्स और रूढ़ियां या स्टीरियोटाइप्स कैसे जड़ें जमाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मीडिया लगातार महिलाओं को केवल घर के काम करते हुए और पुरुषों को केवल बाहर के साहसिक काम करते हुए दिखाता है, तो बच्चे इसी विभाजन को अंतिम सत्य मानकर उसकी नकल करने लगते हैं। इसलिए मीडिया केवल मनोरंजन नहीं है, वो समाजीकरण का एक ऐसा टूल है जो लगातार समाज का निर्माण या विनाश कर सकता है। मीडिया के इस तेज शोर शराबे के बीच कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें भी हैं जो चुपचाप, बिना किसी शोर के, हमारे समाजीकरण की गहरी नींव को थामे रहती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है हमारी संस्कृति। संस्कृति को अक्सर समाज का खाका या ब्लूप्रिंट ऑफ सोसाइटी कहा जाता है।
ये एक ऐसा अदृश्य वातावरण है जिसमें हम पैदा होते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन अक्सर इसके अस्तित्व पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हम किसी दूसरी संस्कृति से नहीं टकराते। संस्कृति जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है। ये तय करती है कि हमारा भोजन क्या होगा, हमारे कपड़े कैसे होंगे, हमारे लोकगीत, हमारी लोक रीतियां और हमारी नैतिकता के मापदंड क्या होंगे। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री विलियम ऑकबर्न का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो परीक्षाओं के लिए भी एक हॉट टॉपिक है। सांस्कृतिक विलंबना, ये शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, जैसे कुछ है जो पीछे छूट गया है। ऑकबर्न ने संस्कृति को दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा था। पहला भौतिक संस्कृति या मटेरियल कल्चर, जिसमें वे सभी चीजें आती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे मशीनें, गैजेट्स, वाहन और तकनीक। दूसरा अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर, जिसमें हमारे विचार, मूल्य, मान्यताएं और परंपराएं शामिल होती हैं। तो ऑकबर्न का कहना था कि तकनीक या भौतिक संस्कृति बुलेट ट्रेन की तरह भागती है, उसमें रातों रात बदलाव आ जाते हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, यानी लोगों के सोचने का तरीका और उनके मूल्य, वो बैलगाड़ी की गति से चलती है और बहुत पीछे छूट जाती है। इन दोनों के विकास की गति के बीच जो खाई या अंतराल पैदा होता है, उसे ही सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहा जाता है। यह आज के डिजिटल युग में पूरी तरह से सटीक बैठता है। जैसे हर हाथ में स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच गया, ये भौतिक संस्कृति की एक लंबी छलांग है। लेकिन इंटरनेट पर अजनबियों से सम्मान के साथ कैसे बात करनी है या महिलाओं की डिजिटल प्राइवेसी का सम्मान कैसे करना है, ऐसे मूल्य अभी भी विकसित नहीं हो पाए हैं। ये अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना है, और यही वो लैग है जो समाज में आज इतना तनाव और साइबर अपराध पैदा कर रहा है। ये ऑकबर्न के सिद्धांत का एक बहुत ही सटीक और समकालीन अनुप्रयोग है। इसके अलावा समाजीकरण की एक और बहुत ही पुरानी और मजबूत संस्था है धर्म। समाजशास्त्र के नजरिए से धर्म एक द्वितीयक और अनौपचारिक एजेंसी है। इसका सबसे बड़ा काम है समाज में नैतिकता और आचार का संचार करना। सही और गलत, पाप और पुण्य के बीच का जो अंतिम मापदंड है, वो ज्यादातर समाजों में धर्म ही तय करता है। धर्म केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक गोंद है। ये सामुदायिक सामंजस्य या कम्युनिटी कोहेशन को बढ़ावा देता है। जब हजारों अनजान लोग एक ही त्योहार मनाते हैं, एक जैसी प्रार्थना करते हैं या साझा अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, तो उनके बीच एक मजबूत भाईचारा पैदा होता है। ये लोगों को यह एहसास दिलाता है कि वे एक बड़े अर्थपूर्ण समूह का हिस्सा हैं। धर्म का ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संबल इंसान को जीवन के कठिन समय में एक बहुत बड़ा सहारा देता है। ये लोगों को जोड़कर रखने का एक ऐसा तंत्र है जिसने सदियों से समाजों को बिखरने से बचाया है। तो आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक यात्रा को समेटने का समय आ गया है। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट है कि समाजीकरण वास्तव में एक जैविक शरीर के अंदर एक सामाजिक आत्मा फूंकने की प्रक्रिया है। इस यात्रा में परिवार वो पहली ईंट है जिस पर पूरे व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। स्कूल वो सुरक्षित पुल है जो इंसान को घर के आंगन से निकालकर दुनिया के चौराहे पर खड़ा करता है। और समाज अपने समुदाय, राज्य, मीडिया, संस्कृति और धर्म के रूप में वो खुली किताब है जिससे इंसान जीवन की आखिरी सांस तक सबक सीखता रहता है। जो लोग उच्च शिक्षा और शिक्षण परीक्षाओं के लिए इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें पूरी चर्चा के कुछ खास कीवर्ड्स को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। एजेंसियों की प्रकृति, यानी कौन सी एजेंसी सक्रिय है और कौन सी निष्क्रिय, इसे लेकर हमेशा स्पष्ट रहें। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और उनका नकल या इमिटेशन का विचार याद रखें। विलियम ऑकबर्न का नाम आते ही भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच का अंतर और सांस्कृतिक विलंबना तुरंत याद आना चाहिए। और अंततः प्रचन्न पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम को स्कूल के छिपे हुए सामाजिक एजेंडे के रूप में याद रखें। आज की ये चर्चा बहुत ही व्यापक रही। हमने देखा कि कैसे अलग अलग एजेंसियां एक इंसान को एक स्थानीय समुदाय या एक राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए ढालती हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो मौजूदा संदर्भों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। आज की इस 21वीं सदी की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था, तकनीक और यहाँ तक कि महामारियां भी अब किसी देश की सीमाएं नहीं मानती, क्या हमारा समाजीकरण केवल हमारे अपने देश या हमारी अपनी संस्कृति तक ही सीमित रहना चाहिए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
अगर शिक्षा का असली और अंतिम लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम यानी ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है के विचार को जीना और विश्व में शांति स्थापित करना है, तो क्या हमें अपने समाजीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर से उठाकर अंतर्राष्ट्रीयकरण के स्तर पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या भविष्य की शिक्षा को ऐसे वैश्विक नागरिक तैयार नहीं करने चाहिए जो केवल अपने राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की परवाह करें? इस सवाल पर जरूर गहराई से चिंतन कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा उन सभी के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी जो ज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं और अपनी एकेडमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। सीखते रहिए और नए विचारों को जन्म देते रहिए। हमारी इस नई गहन चर्चा में उन सभी का स्वागत है जो ज्ञान को केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं। आज का हमारा विषय वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। विषय है अंतर्राष्ट्रीयकरण और विश्व शांति के लिए शिक्षा। हाँ, और देखिए, जो लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूपीएचईएससी जैसी उच्च शिक्षा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये यूनिट 2 यानी शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का एक प्रमुख बिंदु है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन बस किताबी बातें दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक नागरिकता और विश्व शांति, जिसे अक्सर हम बस राजनीति या कूटनीति का मुद्दा मान लेते हैं, वो दरअसल शिक्षा के माध्यम से कैसे आकार लेती है। यही सबसे दिलचस्प बात है। मतलब शुरुआत में लगता है कि ये सब बातें सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए हैं, पर दरअसल ये जानकारी उन सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक है जो आज की इस जुड़ी हुई दुनिया या इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को समझना चाहते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि राजनीति तो बस बाहरी नियम बना सकती है या संधियां कर सकती है, पर एक समाज दूसरे देश के लोगों को किस नजर से देखता है, इसकी पूरी नींव तो शिक्षा ही रखती है ना। एकदम सही। इसीलिए जब हम विश्व शांति जैसी किसी बड़ी अवधारणा की बात करते हैं तो उसकी असली शुरुआत संसदों से नहीं बल्कि कक्षाओं से होती है। तो चलिए इस अवधारणा की तह तक जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझ या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आखिर है क्या। देखिए, इसे सिर्फ एक राजनीतिक शब्द मान लेना एक भूल होगी। ये मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया? जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य उस संकीर्ण और आक्रामक राष्ट्रवाद से ऊपर उठना है जो दुनिया को हम और वे के खेमों में बांट देता है। इसका अर्थ है अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर एक वैश्विक नागरिक बनने की भावना को विकसित करना। यहाँ दुनिया के सभी राष्ट्रों के अधिकारों और उनकी विविध संस्कृतियों का सच्चा सम्मान किया जा सके। बिल्कुल। और इस वैचारिक प्रक्रिया को विद्वानों ने बहुत ही सूक्ष्मता से परिभाषित किया है। अब यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि डॉक्टर वॉल्टर लैविस की एक परिभाषा इस संदर्भ में दिशा निर्देश का काम करती है। वॉल्टर लैविस? हाँ, उनकी परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझ हर जगह मौजूद मनुष्यों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने की क्षमता है। आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण यानी क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। एकदम सही पकड़ा आपने। यहाँ सबसे अधिक जोर आलोचनात्मक और निष्पक्ष शब्दों पर ही है। डॉक्टर लावेश स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ अंधानुकरण या ब्लाइंड एक्सेप्टेंस कतई नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर बात को या किसी अन्य संस्कृति की हर प्रथा को बिना सोचे समझे बस मान लिया जाए। ठीक यही बात है। अंतर्राष्ट्रीय समझ का मतलब ये नहीं है कि अपना विवेक खो दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि एक ऐसा निष्पक्ष नजरिया विकसित किया जाए जिससे बिना किसी राष्ट्रीय या नस्लीय पूर्वाग्रह के दुनिया भर के लोगों के आचरण को तर्क की कसौटी पर परखा जा सके। अगर कोई बात गलत है तो उसकी तार्किक आलोचना करने का साहस हो, और अगर कोई बात सही है तो उसे खुले मन से स्वीकार करने की उदारता हो। यही निष्पक्षता वैश्विक समझ की असली बुनियाद है। बिल्कुल। और ये नजरिया सच में बहुत गहरा है। अब अगर इसके दार्शनिक मूल को टटोला जाए तो भारतीय दर्शन की एक अत्यंत प्राचीन अवधारणा सामने आती है और यहाँ से सीधे परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रही है ना? जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में इस पर कई बार सवाल पूछे गए हैं। ये देखना कितना अद्भुत है
कि जो बात आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली दुनिया को सिखाने का प्रयास कर रही है, वह प्राचीन वैदिक दर्शन में हजारों साल पहले ही स्थापित कर दी गई थी। वो दर्शन जो पूरी दुनिया को बिना किसी सीमा या सरहद के एक एकल परिवार या सिंगल यूनिट के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना का उच्चतम स्तर है। जब पूरे विश्व को एक परिवार मान लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। और आज के समय में इस अलगाव को खत्म करना क्यों जरूरी है, ये हमारी चर्चा का अगला और बहुत ही गंभीर पड़ाव है, जिसे हमें एक अस्तित्व के संकट के रूप में देखना चाहिए। अस्तित्व का संकट। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो युद्ध हमेशा से होते आए हैं। पहले के युद्धों में राज्य लड़ते थे, सेनाएं टकराती थी, नुकसान दोनों तरफ होता था, लेकिन दुनिया चलती रहती थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ठीक कहा आपने। परमाणु हथियारों के आविष्कार के बाद से युद्ध का मतलब अब हार या जीत नहीं रह गया है। आज के दौर में एक तीसरा विश्व युद्ध किसी एक देश की हार नहीं, बल्कि पूरी मानवता के अंत का कारण बन सकता है, जिसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। बिल्कुल। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि विश्व शांति अब कोई विलासिता या लग्जरी नहीं रह गई है। ये मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रखने की एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है। और इसी संदर्भ में उग्र राष्ट्रवाद के खतरों को भी बहुत स्पष्टता से समझा जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद एक ऐसा मनोविज्ञान है जो अंततः घृणा और नस्लवाद को जन्म देता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक निकल कर आता है, और वो सबक ये है कि अपने देश से प्यार करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरों से नफरत की जाए। सच्ची देशभक्ति और उग्र राष्ट्रवाद के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है। एक सच्चा देशभक्त अपने देश की तरक्की चाहता है, लेकिन वह दुनिया के अन्य देशों के स्वतंत्र अस्तित्व का भी सम्मान करता है। इस बात को थोड़ा और विस्तार देते हैं। आज के दुनिया में अलग थलग रहना असंभव है। वैश्विक अंतर संबंध या ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस अब एक सच्चाई है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी ने दुनिया के हर देश को एक दूसरे पर निर्भर कर दिया है। इसके उदाहरण तो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। जब दुनिया के किसी एक कोने में कोई महामारी फैलती है, तो वायरस ये नहीं देखता कि वह किस देश की सीमा पार कर रहा है। उसका प्रभाव तुरंत पूरी दुनिया के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर किसी एक प्रमुख देश की अर्थव्यवस्था धराशायी होती है, तो उसका असर दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। इसी अनिवार्यता को समझते हुए यूनेस्को जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। और यहाँ यूनेस्को की प्रस्तावना में एक ऐसी पंक्ति है जो इस पूरी समस्या की जड़ पर प्रहार करती है। मैं जानता हूँ आप किस पंक्ति की बात कर रही हैं। वह यूनेस्को का एक स्वर्णिम उदाहरण है और मानव मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक चित्रण करता है। जो लोग सुन रहे हैं, उन्हें इस उदाहरण को ध्यान से सुनना चाहिए। जी, वह पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि चूंकि युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा के उपाय भी मनुष्यों के दिमाग में ही बनाए जाने चाहिए। इंग्लिश में कहें तो since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. ये विचार अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। अगर हम इस उदाहरण को व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें और इसे डिकोड करें, तो ये उस भूल को सुधारता है जो मानवता सदियों से करती आ रही है। समस्या ये नहीं है कि दुनिया में खतरनाक हथियार मौजूद हैं, क्योंकि हथियार तो निर्जीव हैं, वह अपने आप युद्ध शुरू नहीं करते। एकदम ठीक। ये मनुष्यों की मानसिकता है, उनकी नफरत और ईर्ष्या जो युद्ध शुरू करती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि युद्ध रोकने के लिए अनगिनत राजनीतिक संधियां की गईं, लेकिन वह विफल रहीं। क्योंकि राजनीतिक संधियां हमेशा अस्थायी होती हैं, वो केवल कागजों पर होती हैं, लोगों के अवचेतन में नहीं। इसीलिए इसका एकमात्र स्थायी समाधान शिक्षा है। शिक्षा का उपयोग करके ही आने वाली पीढ़ी के दिमाग में शांति की दीवारें बनानी होंगी, और परीक्षा के नजरिए से उन सभी को याद रखना चाहिए जो सुन रहे हैं कि जहां भी विश्व शांति और शिक्षा की बात आए, उत्तर हमेशा यूनेस्को ही होता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक वास्तविक कक्षा में ये सब कैसे लागू होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा कैसे काम करती है,
यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न विषयों को किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान से लेकर विज्ञान और साहित्य तक हर विषय के पाठ्यक्रम में एक बदलाव की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में बदलाव। अगर हम इतिहास को ही लें, परंपरागत रूप से इतिहास को कैसे पढ़ाया जाता है? ज्यादातर राजाओं, उनके साम्राज्यों, युद्धों की तारीखों और जीत हार की कहानियों के रूप में। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस तरह का इतिहास अनजाने में युद्ध को महिमा मंडित करता है। नए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास को मानव सभ्यता के साझा विकास के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों को यह बताया जाना चाहिए कि विज्ञान और कला में विभिन्न संस्कृतियों का क्या वैश्विक योगदान रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास पढ़ाते समय युद्ध की भयावहता को पूरी सच्चाई के साथ उजागर किया जाना चाहिए। हाँ, ताकि कोई भी भावी पीढ़ी युद्ध को एक साहसिक कार्य समझने की भूल ना करे। भूगोल के विषय में भी ये दृष्टिकोण बहुत प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। भूगोल पढ़ाते समय केवल देशों की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों के वैश्विक वितरण पर जोर दिया जाना चाहिए। मानव की एक दूसरे पर निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। और विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? विज्ञान का मूल उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, विनाश नहीं। कक्षाओं में विज्ञान को बीमारियां ठीक करने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विज्ञान का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए होना चाहिए, न कि हथियार बनाने के लिए। साहित्य और भाषा की भूमिका भी इस संदर्भ में बहुत ही शक्तिशाली है। अगर पाठ्यक्रम में अन्य संस्कृतियों की महान साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को शामिल किया जाए तो इसका असर बहुत गहरा होता है। सही बात है। इसका अंतिम परिणाम गहरी सहानुभूति या डीप एम्पैथी विकसित करना है। जब छात्र दूसरे देश की कहानियां पढ़ते हैं तो वो उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है कि ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों यानी को करिकुलर्स का महत्व भी उतना ही अधिक है। जी हाँ, व्यावहारिक गतिविधियां बहुत जरूरी हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस या UN डे मनाना, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। परीक्षा के नजरिए से ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी मून जैसी गतिविधियों का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इन मॉक UN सत्रों में भाग लेने से छात्रों में राजनयिक बातचीत और दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने का कौशल बढ़ता है, यानी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और पर्सपेक्टिव टेकिंग का कौशल। और पिछले वर्षों के प्रश्नों में इस पर भी आधारित सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ ही एक्सचेंज प्रोग्राम्स और यूनेस्को या रेड क्रॉस क्लब जैसी संस्थाएं सांस्कृतिक रूढ़ियों या स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इन सब शानदार अवधारणाओं के बीच एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी मौजूद है, और वो शिक्षक की भूमिका को लेकर है। आपने बिल्कुल ठीक जगह इशारा किया है। एक शिक्षक का दृष्टिकोण व्यापक और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा है उसे समाजशास्त्र की भाषा में द हिडन करिकुलम या छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहा जाता है। ये थे हिडन करिकुलम। दरअसल कैसे काम करता है, ये किसी पाठ्य पुस्तक में तो लिखा नहीं होता। नहीं, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। यदि किसी शिक्षक के मन में नस्लीय या राष्ट्रीय पूर्वाग्रह है तो वह चुपचाप छात्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके हाव भाव और टिप्पणियों से छात्र उस पूर्वाग्रह को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए स्रोत का एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि एक पक्षपाती शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं पढ़ा सकता। ये सच में एक बहुत ही गहरी और आत्मनिरीक्षण वाली बात है। चलिए इस पूरी बौद्धिक यात्रा के मुख्य तंतुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, यानी इन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन और इंटरलिंकिंग करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन अवधारणा देखी। फिर हमने डॉक्टर वॉल्टर लावेव्स की परिभाषा समझी, जिसमें आलोचनात्मक निरीक्षण पर जोर दिया गया था। उसके बाद यूनेस्को का वो अमर विचार कि शांति की रक्षा के उपाय मनुष्यों के दिमाग में ही गढ़े जाने चाहिए। और फिर विज्ञान, इतिहास और साहित्य के पाठ्यक्रम में वो बदलाव जो विनाश से कल्याण की ओर ले जाता है। और अंत में हमने द हिडन करिकुलम की उस मनोवैज्ञानिक खतरे को समझा। अगर इस पूरी चर्चा का कॉन्सेप्ट इंटरलिंकिंग किया जाए तो इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण सिर्फ राजनीति नहीं है, ये पूरी तरह से समाजीकरण या सोशलाइजेशन है। इसका सीधा संबंध मूल्य शिक्षा, दर्शन
और आधुनिकीकरण से है। बिल्कुल, ये गहन चर्चा इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करती है कि कैसे वो अवधारणाएं जिन्हें शायद सिर्फ एक परीक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाता है, असल में हमारे समाज की सोच और भविष्य की पीढ़ियों के दृष्टिकोण को आकार देने की शक्ति रखती हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि शिक्षा अगली पीढ़ी के दिमाग में शांति की दीवारें बना सकती है, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर सूचनाओं की बाढ़ है, अगर शिक्षा प्रणाली और हिडन करिकुलम का इस्तेमाल ही संकीर्ण राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक हथियार या वेपन के रूप में किया जाने लगे, तो शांति की ये दीवारें कैसे टिकेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके विचार करने के लिए ये एक अहम बिंदु है कि वर्तमान डिजिटल परिदृश्य में ज्ञान और पूर्वाग्रह के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। बिल्कुल, इस पर चिंतन होना ही चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हमने शिक्षा, समाजशास्त्र और विश्व शांति के इस अत्यंत जटिल लेकिन महत्वपूर्ण ताने बाने को सुलझाने का प्रयास किया। आशा है कि यह विस्तृत विश्लेषण वैचारिक रूप से समृद्ध रहा होगा। सोचने और सवाल करने की इस प्रक्रिया को जारी रखिए। शिक्षा और समाज, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम हर दिन सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे चलाते हैं? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है, और आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, मतलब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को समझना। बिल्कुल। हाँ, और खास तौर पर जो लर्नर्स यूजीसी नेट, यूपीएचईएससी या एमएड जैसी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सही कहा आपने। आज का हमारा सफर कोई साधारण चर्चा नहीं है। हम उन भारी भरकम एकेडमिक विचारों को, जो अक्सर मोटी मोटी किताबों में कैद रहते हैं, उन्हें बाहर निकालेंगे। हम देखेंगे कि वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होते हैं। और मेरा मिशन ये है कि आज सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज का अर्थ और उसकी प्रकृति इतनी स्पष्ट हो जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को इसे रटना न पड़े। ये एक विश्वविद्यालय स्तर की वैचारिक स्पष्टता होगी। बिल्कुल। इस चर्चा के बाद अपने आसपास हो रहे बदलावों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सामाजिक परिवर्तन है क्या? अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करें तो हमें समाज को समझना होगा। समाज कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। तो फिर इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि इन पेपर्स की शुरुआत में ही एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि समाज असल में सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जी हाँ, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये सोचने में बड़ा अजीब और दिलचस्प लगता है कि हम सब एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। ये जो जाल या वेब का कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है ये समाजशास्त्र की एकदम नींव है। एकदम सही। और अगर हम इस विषय के कुछ बहुत ही प्रभावशाली विचारकों की बात करें तो तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। सबसे पहले आते हैं मकाइवर और पेज। हाँ, मकाइवर और पेज, उनका क्या नजरिया है इस पर? उनका नजरिया बहुत ही स्पष्ट है। वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब है इस सामाजिक संबंधों के जाल में होने वाला बदलाव। मतलब बदलाव सिर्फ बाहर इमारतों या मशीनों में नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे और आपके बीच के जो रिश्ते हैं, उनकी जो डायनामिक्स हैं, उनमें हो रहा है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब लोगों के एक दूसरे से जुड़ने के तरीके, बात करने के तरीके या परिवार और वर्क प्लेस में उनके रिश्ते बदलने लगते हैं, तो वही असली सामाजिक परिवर्तन है। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों का नजरिया, लेकिन क्या कोई और विचारक हैं जो इसे किसी अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे किंग्सले डेविस? हाँ, किंग्सले डेविस इसे थोड़े अलग और ढांचागत तरीके से देखते हैं। उनका फोकस व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा पूरे सिस्टम पर है। सिस्टम पर मतलब समाज के स्ट्रक्चर पर? जी। उनके मुताबिक सामाजिक परिवर्तन वो है जो समाज के संगठन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में बदलाव लाता है। यानी समाज की संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। संस्थाएं जैसे हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी आर्थिक प्रणाली या हमारी परिवार व्यवस्था, है ना? एकदम सही। ये संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं और उनके काम करने के तरीके में क्या फेरबदल हो रहा है,
यही किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन है। ये दोनों नजरिए मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ व्यक्तिगत संबंधों का जाल बदल रहा है और दूसरी तरफ पूरे समाज का स्ट्रक्चर। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और इस बदलाव की प्रकृति यानी इसके नेचर को समझने की कोशिश करें, तो रिसर्च में इसके 4 बहुत ही ठोस लक्षण बताए गए हैं जिन्हें उच्च शिक्षा के अभ्यर्थियों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो पहला लक्षण क्या कहता है? पहला लक्षण कहता है कि सामाजिक परिवर्तन यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया का कोई भी समाज पूरी तरह से स्टैटिक या स्थिर नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जो समय के साथ बदला ना हो। बिल्कुल, चाहे वो अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाली कोई दूरस्थ जनजाति हो या फिर न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसा कोई अल्ट्रा मॉडर्न शहर, बदलाव की लहर हर जगह पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये लहर हर जगह एक जैसी होती है? नहीं, और यही इसका दूसरा सबसे अहम लक्षण है। रिसर्च कहता है कि ये निरंतर तो है पर असमान है, यानी कंटिन्यूअस बट अनइवन। मेरे हिसाब से ये हमारे आसपास बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर हम शहरों और गांवों की तुलना करें तो ये असमानता एकदम साफ नजर आती है ना? हाँ, बदलाव की ये प्रक्रिया एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है जो कभी रुकती नहीं है, लेकिन इसकी गति हर जगह एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां बदलाव की गति अक्सर बहुत धीमी होती है। वहां सदियों पुरानी परंपराएं, खेती के तरीके और जीवन शैली कई पीढ़ियों तक लगभग एक जैसी ही चलती रहती हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर हम शहरी इलाकों को देखें तो वहां ये बदलाव किसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह होता है। बिल्कुल, शहरों में हर दिन तकनीक बदल रही है, काम करने के नए तरीके आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के रहने और सोचने का ढंग भी बहुत तेजी से बदल रहा है। और यहीं से हम इसके तीसरे लक्षण की तरफ मुड़ते हैं। आखिर ये बदलाव समाज में आता कैसे है? इसका कारण क्या है? तो क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण होता है? नहीं, सामाजिक परिवर्तन हमेशा मल्टी कॉजल यानी बहुकारणीय होता है। इसके पीछे कभी भी कोई एक अकेला कारण काम नहीं करता। यानी अगर हम किसी एक चीज को दोष देना चाहें तो वो गलत होगा। इसमें कई सारे फैक्टर्स मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें तकनीकी कारण हो सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन या इंटरनेट का आना। इसके अलावा भौगोलिक कारण हो सकते हैं। भौगोलिक कारण, जैसे कहीं बाढ़ या सूखा आ गया तो पूरा का पूरा समाज विस्थापित हो जाता है और उनकी जीवन शैली बदल जाती है। जी हाँ, और मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कारण भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब लोगों की सोच या उनके विचार करने की क्षमता बदलती है। इसी वजह से इसे इतना जटिल माना जाता है और यहाँ पर एक ऐसा भ्रम पैदा होता है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। आप परिवर्तन और प्रगति वाले भ्रम की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर मान लेते हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है वो समाज की तरक्की है। हम चेंज और प्रोग्रेस को एक ही तराजू में तौलने लगते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रिसर्च बहुत ही साफ शब्दों में कहती है कि परिवर्तन अपने आप में बहुत ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है। इसका मतलब है कि इसका कोई मॉरल एंगल नहीं होता। एकदम सही, बदलाव सिर्फ एक तथ्य है जिसका मतलब हमेशा प्रगति नहीं होता। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रगति या प्रोग्रेस, तो उसका मतलब होता है कि बदलाव किसी बहुत ही सकारात्मक या वांछित दिशा में हो रहा है। प्रगति में हमेशा एक वैल्यू जजमेंट छिपा होता है। मतलब ये धारणा है कि ये बदलाव अच्छा है, जैसे साक्षरता दर का बढ़ना एक प्रगति है। जी, लेकिन परिवर्तन पूरी तरह से न्यूट्रल या तटस्थ होता है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। उदाहरण के लिए समाज में अपराध दर का बढ़ना भी एक सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन क्या हम उसे प्रगति कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यही बात है, परिवर्तन सिर्फ ये बताता है कि कल जो स्थिति थी आज वो वैसी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल डिस्टिंक्शन है। बदलाव बस हो रहा है, वो सही है या गलत ये हम बाद में तय करते हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसी थ्योरी पर आ रहे हैं जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही कमाल की लगी। मुझे पता है आप किस थ्योरी की बात करने वाले हैं। हाँ, 1922 में विलियम एफ ऑकबर्न ने अपनी किताब सोशल चेंज में एक कॉन्सेप्ट दिया था, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग। आज के समय में जब हर रोज एक नई तकनीक आ रही है, ये थ्योरी पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। तो ये थ्योरी आखिर कहती क्या है? ऑकबर्न का ये सिद्धांत दरअसल हमारी मौजूदा सामाजिक उलझनों को समझने का एक मास्टर की है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि समाज में तनाव क्यों पैदा होता है,
इसके लिए उन्होंने संस्कृति को 2 साफ हिस्सों में बांट दिया। और वे 2 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा है भौतिक संस्कृति यानी मटेरियल कल्चर। ये वो संस्कृति है जो मूर्त है, टैंजिबल है, जिसे छुआ और देखा जा सकता है। मतलब हमारी मशीनें, हमारे गैजेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात के साधन, ये सब भौतिक संस्कृति है। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही रॉकेट की स्पीड से बदलती है। आज एक फोन आता है, 6 महीने बाद वो पुराना हो जाता है। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर। ये वो हिस्सा है जो अमूर्त है, इंटैंजिबल है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? सारी परंपराएं शामिल होती हैं। और मुझे लगता है कि इस हिस्से की स्पीड बहुत बहुत धीमी होती है। ये इतनी आसानी से नहीं बदलता है ना? यही तो मुख्य बिंदु है। और जब एक हिस्सा बहुत तेजी से आगे भाग जाए और दूसरा हिस्सा कछुए की चाल से चले, तो उनके बीच जो खाई पैदा होती है, उसी अंतर या गैप को ऑकबर्न ने कल्चरल लैग कहा है। जी। इस खाई को समझने के लिए हमारे पास मौजूद डेटा में एक बहुत ही कड़क और रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है। वो 5G और AI वाला उदाहरण। हाँ, आज हमारे हाथ में 5G नेटवर्क आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर काम कर रहा है। ये हमारी भौतिक संस्कृति है जो रातों रात बदल गई है। लेकिन जरा सोचिए, इसी 5G की स्पीड का इस्तेमाल कुछ लोग क्या करने के लिए कर रहे हैं? वो व्हाट्सएप पर पुरानी अंधविश्वासी बातें फैला रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके समाज में जातिगत पूर्वाग्रह और नफरत बढ़ा रहे हैं। यही वो सटीक उदाहरण है जो कल्चरल लैग को बेनकाब करता है। हमारे पास दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक आ चुकी है, लेकिन उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले दिमाग अभी भी कई मामलों में सैकड़ों साल पुराने मूल्यों में फंसे हुए हैं। हमारी सोच, हमारे सामाजिक मूल्य और हमारी सहनशीलता उस तकनीक की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पा रही है। और जब तक ये अभौतिक संस्कृति उस भौतिक संस्कृति के स्तर तक नहीं पहुंचती, समाज में ये तनाव बना रहेगा। ये बात सच में झकझोरने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समाज में ये असंतुलन आ गया है, तो इसे ठीक कौन करेगा? और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था की एंट्री होती है, और वो है शिक्षा। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े कैनवस पर देखें, तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है? रिसर्च बताती है कि शिक्षा मुख्य रूप से 3 अलग-अलग लेकिन बेहद अहम भूमिकाएं निभाती है। तो शिक्षा की पहली भूमिका क्या है? शिक्षा की सबसे पहली और सबसे आक्रामक भूमिका होती है एक इनिशिएटर या पहलकर्ता की। शिक्षा का काम सिर्फ पुरानी किताबें रटना नहीं है। इसका काम है दिमाग की खिड़कियां खोलना और स्वतंत्र सोच को जन्म देना। बिल्कुल। जब समाज में लोग खुद से सवाल करना सीखते हैं, तो वे पुरानी और नुकसानदायक परंपराओं को चुनौती देते हैं। हमारे पास स्रोतों में राजा राम मोहन राय का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, उन्होंने आधुनिक शिक्षा और ज्ञान का ही सहारा लिया और सती प्रथा जैसी उस समय की गहरी जड़ें जमा चुकी कुरीति पर प्रहार किया। यहाँ शिक्षा ने एक एजेंट के रूप में समाज में एक नया बदलाव शुरू किया। तो यहाँ शिक्षा लीड कर रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि शिक्षा हमेशा लीड नहीं करती। कभी-कभी वो एक फॉलोअर या अनुयायी की तरह भी काम करती है। मतलब वो बाहरी दुनिया में हो रहे बदलावों के हिसाब से खुद को ढालती है? जी। इसका सबसे ताजा और बेहतरीन उदाहरण हमने महामारी के दौरान देखा। जब पूरी दुनिया अचानक से रुक गई, लॉकडाउन लग गए और बच्चों का स्कूलों या कॉलेजों में जाना नामुमकिन हो गया। तब शिक्षा व्यवस्था ने क्या किया? वो रुकी नहीं। उसने एक अनुयायी की तरह तुरंत बाहरी तकनीक और परिस्थितियों के साथ समझौता किया और खुद को ऑनलाइन क्लासेस के सांचे में ढाल लिया। ये शिक्षा का एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन इनिशिएटर और फॉलोअर होने से भी ज्यादा जो तीसरी भूमिका पेपर्स में समझाई गई है, वो मुझे सबसे ज्यादा क्रिटिकल लगती है। आप इवैल्यूएटर या मूल्यांकनकर्ता की भूमिका की बात कर रहे हैं? जी हाँ। शिक्षा एक इवैल्यूएटर का काम कैसे करती है? ये भूमिका असल में समाज के लिए एक फिल्टर का काम करती है। आज हर दिन सैकड़ों नए बदलाव हो रहे हैं। क्या वो सभी बदलाव हमारे लिए अच्छे हैं? नहीं। शिक्षा हमें ये विवेक देती है कि हम सही और गलत को जज कर सकें। उदाहरण के लिए, हम नई मेडिकल तकनीक और विज्ञान को सहर्ष अपनाते हैं क्योंकि शिक्षा हमें बताती है कि ये जीवन रक्षक है। लेकिन अगर उसी तकनीकी दौड़ के कारण अंधाधुंध प्रदूषण हो रहा है, नदियां सूख रही हैं या सोशल मीडिया के कारण युवाओं में डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो एक इवैल्यूएटर के रूप में शिक्षा ही हमें यह सिखाती है कि हमें इन नकारात्मक बदलावों को खारिज करना होगा। यानी शिक्षा हमें सिर्फ नई चीजें सिखाती ही नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि कब और कहां रुकना है। ये बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है।
आदर्श तो है, लेकिन जब हम इस पूरी थ्योरी को भारत की जमीनी हकीकत पर उतारते हैं तो हालात थोड़े अलग और जटिल नजर आते हैं। बिल्कुल। रिसर्च का अगला हिस्सा भारत में सामाजिक परिवर्तन के रास्ते में आने वाली बाधाओं पर बहुत ही गहरी और निष्पक्ष एकेडमिक चर्चा करता है। भारत का परिप्रेक्ष्य इसलिए इतना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास या टकराव मौजूद है। किस तरह का टकराव? एक तरफ हमारे पास हमारा संविधान है। यह संविधान पूरी तरह से आधुनिक है, जो एक ऐसे समतावादी या एगैलिटेरियन समाज की बात करता है जहां हर व्यक्ति समान हो, जहां विकास के समान अवसर हो। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जमीनी सामाजिक हकीकत है वो बहुत सी पारंपरिक बाधाओं से जकड़ी हुई है। आधुनिक संवैधानिक लक्ष्यों और सदियों पुराने पारंपरिक ढांचों के बीच का ये सीधा टकराव ही बदलाव की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चलिए इन रुकावटों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पेपर्स में सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा बताई गई है जाति और वर्ग की। हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। समाजशास्त्र की भाषा में इसे एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। आप अपनी मर्जी से इसे चुन या बदल नहीं सकते। और इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है, खासतौर पर प्रोफेशन चुनने में। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा असर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी या व्यावसायिक गतिशीलता पर पड़ता है। सदियों से इस व्यवस्था ने यह तय करने की कोशिश की है कि कौन सा व्यक्ति किस पेशे में जाएगा, चाहे उसकी व्यक्तिगत योग्यता कुछ भी हो। इसके अलावा सगोत्र विवाह या अपनी ही जाति में विवाह करने का जो कड़ा नियम है, जिसे एंडोगैमी कहते हैं, हाँ एंडोगैमी, वो समाज के विभिन्न हिस्सों को आपस में घुलने मिलने से रोकता है। और आधुनिक समय में यही व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति का आधार बन जाती है, जहां राजनीतिक फैसले योग्यता या विकास पर नहीं बल्कि जातियों के समीकरण पर आधारित होते हैं। और इसके ठीक समानांतर जो दूसरी बाधा है वो है वर्ग या क्लास। अब जाति तो जन्म से मिली, लेकिन वर्ग अर्जित होता है, यानी अचीव्ड स्टेटस, जिसे आप अपनी संपत्ति, आय या शिक्षा से हासिल करते हैं। सुनने में लगता है कि ये तो अच्छी बात है, यहाँ मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हकीकत में वर्ग व्यवस्था भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दीवार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ग व्यवस्था समाज में भयानक आर्थिक असमानता पैदा करती है और इसका सबसे क्रूअल असर शिक्षा व्यवस्था पर दिखता है। एक तरफ हमारे पास ऐसे संपन्न परिवार हैं जो अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाओं वाले वातानुकूलित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों में भेज सकते हैं, और दूसरी तरफ वो वर्ग है जिसके बच्चों के लिए छत और ब्लैकबोर्ड वाली बुनियादी स्कूलिंग भी एक संघर्ष है। इस असमानता का नतीजा ये होता है कि समाज में वर्टिकल मोबिलिटी, यानी एक गरीब इंसान का मेहनत करके ऊंचे स्तर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जिन दो और बाधाओं का जिक्र है वे हैं निर्जातीयता और भाषा। निर्जातीयता को एथनोसेंट्रिज्म या स्वजाति केंद्रवाद के चश्मे से समझाया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसमें एक विशेष समूह को ये गहरा विश्वास हो जाता है कि हमारी संस्कृति, हमारा समूह ही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सब हमसे नीचे हैं। ये श्रेष्ठता की भावना जब उग्र रूप ले लेती है तो ये दूसरे समूहों के साथ अविश्वास और सीधा टकराव पैदा करती है। ये राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के लिए बहुत खतरनाक है। और इसी से मिलती जुलती एक और बाधा है भाषावाद, यानी लिंग्विज्म। भाषावाद का मतलब सिर्फ अपनी मातृभाषा से प्रेम करना नहीं है। अपनी भाषा से प्रेम करना तो बहुत स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब ये प्रेम एक अंधा और उग्र रूप में बदल जाता है और व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों की भाषाओं से नफरत करने लगता है या उन्हें नीचा दिखाने लगता है। इसका सीधा असर संचार और मोबिलिटी पर पड़ता है। लोग दूसरे भाषाई राज्यों में जाकर काम करने, बसने या व्यापार करने से कतराने लगते हैं, जिससे पूरे देश की गतिशीलता ही रुक जाती है। और इसी कड़ी में धर्म और क्षेत्रवाद की भी बड़ी भूमिका है। धर्म के नाम पर जब कट्टरता और सांप्रदायिकता फैलती है तो वो समाज को आधुनिक विज्ञान, तार्किक सोच और यहाँ तक कि सहज शिक्षा जैसे प्रगतिशील विचारों को खुले दिमाग से अपनाने से रोकती है। लोग नई सोच को अपने धर्म के लिए खतरे के रूप में देखने लगते हैं। और आखिर में क्षेत्रवाद से जुड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे इन पेपर्स में धरती पुत्र का सिद्धांत या सन ऑफ द सॉइल थ्योरी कहा गया है। ये आजकल बहुत देखने को मिलता है, जहाँ किसी राज्य या क्षेत्र के स्थानीय लोग ये उग्र मांग करने लगते हैं कि यहाँ की सभी नौकरियों और संसाधनों पर केवल और केवल हमारा हक है। वे बाहरी लोगों या प्रवासियों को बाहर निकालने की बात करते हैं। लेकिन ये मांग हवा में से तो पैदा नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें
तो इसके मूल में देश का असमान आर्थिक विकास है। जब किसी एक क्षेत्र में बहुत विकास होता है और दूसरा क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है तो लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। और जब संसाधनों की कमी होती है तो ये धरती पुत्र की भावना एक आर्थिक असुरक्षा के रूप में भड़क उठती है। ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का मिला-जुला परिणाम है। ये पूरा विश्लेषण वाकई दिमाग के जाले साफ कर देने वाला है। हमने देखा कि समाज कैसे काम करता है, कैसे बदलाव का मतलब हमेशा प्रगति नहीं होता और कैसे हमारे ही बनाए हुए ढांचे हमारी राह रोक लेते हैं। अगर हम इन सारे रिसर्च पेपर्स और थ्योरीज का एक क्रक्स या निचोड़ निकालें, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। तो चलिए एक तेज पुनरीक्षण या क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परीक्षा के नजरिए से सबसे पहले मकाइवर और पेज की परिभाषा याद रखें। सामाजिक संबंधों का जाल और किंग्सले डेविस का संरचनात्मक बदलाव का सिद्धांत। बिल्कुल। फिर अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की बात करें तो एक प्रश्न बार बार आता है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने गढ़ा? इसका उत्तर है विलियम एफ ऑगबन ने 1922 में। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि व्यावसायिक गतिशीलता को कौन सा कारक रोकता है? इसका उत्तर है जाति व्यवस्था, जो कि एक एस्क्राइब स्टेटस है। और एक कॉन्सेप्चुअल सवाल ये बनता है कि क्या सामाजिक परिवर्तन नैतिक है? नहीं, ये वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव है। प्रगति में नैतिकता होती है, परिवर्तन में नहीं। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है बल्कि हमारे समाज का आईना है। और इस डीप डाइव के बिल्कुल अंत में इन सभी सिद्धांतों को आज की 21वीं सदी की हकीकत में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमने देखा कि कैसे ऑगबर्न ने कहा था कि भौतिक संस्कृति आगे भाग जाती है और हमारी सोच पीछे रह जाती है। और यही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारी भौतिक संस्कृति जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन रॉकेट की गति से नहीं बल्कि प्रकाश की गति से आगे भाग रही है। ऐसे में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे समाज की अभौतिक संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संवेदनशीलता और हमारी शिक्षा व्यवस्था एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में इतनी तेजी से खुद को ढाल पाएगी? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहे जहां तकनीक भगवान बन जाएगी और इंसानियत एक भयंकर और अपूर्णीय सांस्कृतिक विलंबना का शिकार हो जाएगी? ये सवाल हमें सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि इस पर गहरी एकेडमिक और सामाजिक बहस होनी चाहिए। क्या हम सिर्फ तकनीक के अंधे उपभोक्ता बन रहे हैं या हम उस तकनीक को संभालने और सही दिशा देने वाले मूल्य भी विकसित कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यही खुला छोड़ रहे हैं ताकि जो लर्नर्स हमें सुन रहे हैं वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस कर सकें और खुद इसके जवाब तलाश सकें। आज के सत्र में हमने शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार की बहुत ही गहरी परतों को खोला है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस वैचारिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब आप अपने आसपास कोई सामाजिक बदलाव देखेंगे तो उसे इन समाजशास्त्रीय लेंस से जरूर परखेंगे। मिलते हैं अगले डीप डाइव में कुछ और नए और दिलचस्प विचारों के साथ। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय को उठाने वाले हैं जिसे हम सब बहुत आसानी से बस एक थ्योरी मान लेते हैं। हम हमेशा सुनते आए हैं कि शिक्षा एक ग्रेट इक्वलाइजर है, मतलब एक ऐसी चीज जो अमीर गरीब सबको एक ही कतार में लाके खड़ा कर देती है। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए आज हम कुछ बेहद प्रामाणिक अकादमिक स्रोत सामग्री को डिकोड कर रहे हैं। ये स्रोत उच्च शिक्षा अध्यापन परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट और यूपीएचईएससी के लिए डिजाइन की गई हैं। टॉपिक है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार और खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की शिक्षा। और मैं कहूंगा कि ये स्लाइड सिर्फ रटने वाले नोट्स नहीं है, ये असल में हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा आईना है। जो भी कैंडिडेट्स आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या नीतियां बनाएंगे, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर देने से समानता नहीं आ जाती। सही कहा आपने। हमारा आज का मकसद भी यही है। हमें उन अदृश्य दीवारों को समझना है जो हाशिए पर रहने वाले समूहों को, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजातियां हो, महिलाएं, दिव्यांग या ग्रामीण आबादी हो, उन्हें शिक्षा से दूर रखती हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। देखिए, शुरुआत हम इस वंचना या डिसएडवांटेज के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी हम वंचित शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर किसकी आती है? एक गरीब इंसान की।
मतलब हमें लगता है कि पैसे की कमी ही वंचना है। जो कि एक बहुत ही सतही सोच है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ करती है कि भारतीय संदर्भ में वंचना सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट का नाम नहीं है, यह एक बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल बाधा है। मल्टी डायमेंशनल मतलब ये आपको कई तरफ से घेरती है। एग्जैक्टली इसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक अलगाव। जरा सोचिए, एक बच्चा जो किसी बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाके या घने जंगल वाले गांव में रहता है, उसके लिए नजदीकी स्कूल तक पहुंचना ही अपने आप में एक संघर्ष है। और दूसरा स्तंभ है सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार। ये हमारी उस गहरी जाति व्यवस्था और ऐतिहासिक भेदभाव का सीधा परिणाम है जो आज भी कई रूपों में मौजूद है। बिल्कुल। और तीसरा है फिजिकल या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, शारीरिक और लैंगिक भेदभाव। जब ये तीनों भूगोल, समाज और जेंडर एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा जटिल जाल बन जाता है जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। इसी जाल को काटने के लिए संविधान में समानता और समता की बात की गई है, मतलब इक्वालिटी और इक्विटी। मुझे लगता है इन दोनों का फर्क समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। इक्वालिटी या समानता का मतलब है कि आपने सबको एक ही तरह के संसाधन दे दिए, लेकिन इक्विटी या समता का मतलब है निष्पक्ष व्यवहार, जिसे जिस चीज की जरूरत है उसे वो देना। जैसे अवसर की समानता या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सही कहा। इसका लक्ष्य हाशिए के समूहों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, ताकि हम उन्हें भी वही शुरुआती मौके दे सकें जो एक सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे को मिलते हैं। और इसी से जुड़े 2 बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स परीक्षा के नजरिया से भी सामने आते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब परिवार का वो पहला इंसान जो औपचारिक शिक्षा लेने स्कूल जाता है। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होता है उस बच्चे के। घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसे होमवर्क करा सके या बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस समझ सके। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो पीढ़ियों का पिछड़ापन तोड़ रहा होता है। बिल्कुल। और दूसरा कॉन्सेप्ट जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अक्सर सवाल उठता है कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है तो गरीब परिवार बच्चों को क्यों नहीं भेजते? क्योंकि मुफ्त शिक्षा की भी एक कीमत होती है। एग्जैक्टली। अगर एक कामकाजी उम्र का बच्चा स्कूल जाता है तो परिवार को उस आर्थिक कमाई का नुकसान होता है जो वो बच्चा खेतों में या कहीं और काम करके ला सकता था। उनके लिए तो बच्चे को स्कूल भेजना मतलब सीधे सीधे अपने सर्वाइवल से समझौता करना है। यह अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण है। अब अगर हम अलग अलग वंचित समूहों की चुनौतियों को देखें तो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के मामले में बाधाएं बाहर से एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन उनकी जड़ें अलग हैं। हाँ, एससी छात्रों के लिए सबसे बड़ी रुकावट वो ऐतिहासिक वंचना और सदियों का सामाजिक बहिष्कार है, जिसके साथ आर्थिक दबाव भी जुड़ा है। लेकिन अगर हम एसटी या आदिवासी छात्रों की बात करें तो वहां भौगोलिक अलगाव के साथ साथ एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर आता है, लैंग्वेज बैरियर। भाषा की बाधा, ये सच में बहुत हैरान करने वाला पहलू है। और ये शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी विडंबना है। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा घर में अपनी स्थानीय बोली जैसे संथाली या गोंडी बोलता है। वो पहली बार स्कूल जाता है और वहाँ शिक्षक राज्य की मानक भाषा जैसे मानक हिंदी या उड़िया में पढ़ा रहा है। उस छोटे बच्चे के लिए तो वो एक विदेशी भाषा हो गई। यही संवैधानिक और नीतिगत समाधान बनाए गए हैं। जैसे अगर हम अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 को देखें, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। अनुच्छेद 15(4) शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, जैसे कि आरक्षण। ये एक टूल है, एक ठोस औजार। और अनुच्छेद 46? अनुच्छेद 46 एक नीति निर्देशक तत्व है। ये राज्य को निर्देश देता है कि कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आपका लक्ष्य होना चाहिए। मतलब 46 मंजिल है और 15(4) वहां तक पहुंचने का रास्ता। ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जमीन पर जो योजनाएं हैं वो सीधे इन बाधाओं पर वार करती हैं। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के एसटी छात्रों के लिए EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल भी। ये आवासीय मॉडल इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे को रोज पहाड़ या जंगल पार करके ना आना पड़े और उस पर काम करने का पारिवारिक दबाव भी कम हो। साथ ही आर्थिक तंगी की वजह से जो कक्षा 10 के बाद ड्रॉप आउट होता है, उसे रोकने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। तो हमने भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन एक वंजमा ऐसे भी है जो हमारे घरों के अंदर शुरू होती है। आप महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ,
यहाँ सबसे बड़ी बाधा कोई पहाड़ या नदी नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता है। वो सोच कि लड़कियों को पढ़ाना पैसे की बर्बादी है क्योंकि उन्हें तो दूसरे घर जाना है। लेकिन इस मानसिकता के अलावा भी बहुत सी व्यावहारिक बाधाएं हैं, जैसे सुरक्षा और स्वच्छता। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अक्सर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और साफ शौचालय नहीं होते। प्यूबर्टी या माहवारी शुरू होने की उम्र में यही बुनियादी ढांचे की कमी उनके स्कूल छोड़ने का कारण बन जाती है। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे इस स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था हिडन करिकुलम का विचार। छिपा हुआ पाठ्यक्रम। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि स्कूल तो बस पढ़ाई की जगह है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें अनजाने में ही कितनी रूढ़ियों को बढ़ावा देती हैं। किताबों में महिलाओं को हमेशा रसोई में खाना बनाते हुए दिखाया जाता है और पुरुषों को ऑफिस जाते या नेता के रूप में। और बच्चे इस हिडन करिकुलम को अपने अवचेतन मन में सोख लेते हैं। इससे लड़कियों की अपनी आकांक्षाएं भी उसी दायरे में सिमट जाती हैं। इसी पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए संविधान में कानूनी पहलू जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और फिर अनुच्छेद 15(3) आता है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की आजादी देता है। मतलब उन्हें आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान करना। एग्जैक्टली। अगर हम बड़े परिदृश्य से इसे जोड़ें तो ये सकारात्मक भेदभाव बहुत जरूरी है। इसी सोच से KGVV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं बनी हैं, जो पिछड़े ब्लॉकों में लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और CBSE की उड़ान योजना भी है। उड़ान योजना मुझे इसलिए खास लगी क्योंकि ये सिर्फ बेसिक साक्षरता की बात नहीं करती, बल्कि इंजीनियरिंग संस्थानों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने पर फोकस करती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ऐसा ही एक ऐतिहासिक बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट हमें दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के मॉडल में भी देखने को मिलता है। ओह हाँ, डिसेबिलिटी और इंक्लूजन वाला हिस्सा। इसमें 3 मॉडल्स की बात की गई है: अलगाव, एकीकरण और समावेशन। देखिए, अलगाव या सेग्रीगेशन का मतलब तो था कि दिव्यांग बच्चों को बिल्कुल अलग विशेष स्कूलों में भेज दिया जाए, लेकिन असली कंफ्यूजन एकीकरण और समावेशन में होता है। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन में बच्चा एक सामान्य स्कूल में तो आता है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। बिल्कुल। अगर क्लास दूसरी मंजिल पर है तो बच्चे को ही एडजस्ट करना होगा। लेकिन समावेशन या इंक्लूजन में सिस्टम बच्चे की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलता है। सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी समावेशन से बहुत दूर है। हमारे पास बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। रैंप या टैक्टाइल पाथ नहीं है। संसाधनों की कमी है, जैसे ब्रेल बुक्स का ना होना। और अप्रशिक्षित शिक्षक। सामान्य स्कूलों के शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा आवश्यकताओं को संभालने की ट्रेनिंग नहीं होती। और सामाजिक कलंक या सोशल स्टिग्मा भी तो एक बड़ी चुनौती है। इन सब को एड्रेस करने के लिए ही RPWD एक्ट 2016 एक बड़ा कानूनी मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, इस कानून में विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। ऑटिज्म, डिसलेक्सिया से लेकर एसिड अटैक पीड़ितों तक को इसमें शामिल किया गया। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे मैं एक आहा मोमेंट कहूंगा, वो है शिक्षा की उम्र सीमा। बिल्कुल। सामान्य RTE अधिनियम 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन RPWD एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए ये 18 वर्ष तक है। क्योंकि उन्हें सीखने और सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में अतिरिक्त समय लग सकता है। ये समता का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत ही शानदार पहलू है ये। अब हम अपने आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं, ग्रामीण शिक्षा का संकट और डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण आबादी की शिक्षा में मल्टी ग्रेड टीचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ही शिक्षक का एक साथ 3 अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाना। जरा सोचिए, उस क्लासरूम में लर्निंग आउटकम्स क्या ही होते होंगे। और योग्य शिक्षकों का शहरों की ओर पलायन इस टीचर क्राइसिस को और बढ़ा देता है। और इस खस्ता हाल व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट तब पड़ी जब महामारी के दौरान डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से उजागर हो गया। इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की भारी कमी। जो बच्चे पहले से ही वंचित थे, वो पूरी तरह से व्यवस्था से ही कट गए। इन सबको सुधारने के लिए सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलें की हैं। ये अभियान सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एकीकृत करता है। और डिजिटल गैप को पाटने के लिए PM ई-विद्या और दीक्षा पोर्टल जैसे कदम उठाए गए हैं। मुझे इसमें 1 क्लास 1 चैनल टीवी पहल बहुत प्रैक्टिकल लगी, क्योंकि टीवी की पहुंच स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा है। सही कहा।
तो इन सब पर चर्चा करने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि शिक्षा में समानता लाने का मतलब केवल स्कूल खोलना नहीं है। बिल्कुल, भाषा की बाधा, शौचालय, पाठ्य पुस्तकों की रूढ़ियां और डिजिटल पहुंच जैसी सूक्ष्म बाधाओं को दूर करना असली चुनौती है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ये केवल परीक्षा के प्रश्न नहीं है, ये उपकरण है यह समझने के कि आज का समाज किन बुनियादों पर काम कर रहा है और क्यों कुछ लोगों के लिए सफल होना दूसरों की तुलना में ज्यादा कठिन है। 100% सहमत हूँ मैं। और इस विस्तृत चर्चा का अंत में एक सवाल के साथ करना चाहूंगी। अभी हमने समावेशन या इंक्लूजन की बात की कि व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुकूल। हाँ, वो रैंप वाली बात। तो अगर हम इस बात को अपनी शिक्षा व्यवस्था से निकालकर पूरे समाज पर लागू करें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे व्यापक समाज का कितना बड़ा हिस्सा आज भी केवल एकीकरण के चरण में अटका हुआ है। हम आज भी हाशिए पर रहने वाले लोगों से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के हिसाब से खुद को ढालें जो उनके लिए बनाई ही नहीं गई थी। ये सच में एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और इस बारे में सोचिएगा जरूर।